हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th BST का चैप्टर नंबर 2 यानी कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। वो हमने स्टार्ट कर दिया था, आज ये उसका सेकंड पार्ट रहने वाला है जहाँ पर हम कुछ और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो बेटा, इससे पहले हमने पढ़ा था अपना फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो कि था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ की एक सिंगल ओनर होता है, वही सब कुछ कंट्रोल करता है, मैनेज भी वही करता है, सब कुछ उसी का है, प्रॉफिट होगा उसका, रिस्क भी उसी को यहाँ पर बियर करना पड़ेगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप उसको जाकर भी देख सकते हो। आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझो कि सबसे ज़्यादा पुराना यानी कि ओल्डेस्ट हमारे पास फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जहाँ पर बेसिकली बिजनेस जो है वो कैरी करा जाता है, कैरीड ऑन बाय जो भी मेंबर्स होते हैं हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के। जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो बेसिकली बिजनेस को संभाल रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो मेंबरशिप होती है वो बेसिकली कैसे आ जाती है, वो अगर आप उस फैमिली में यहाँ पर बोर्न हुए हो, उस फैमिली में आपका जन्म हुआ है तो ऑटोमेटिकली आप उसके मेंबर यहाँ पर बन जाते हो, है ना। और इसमें एक मेन इंसान होगा फैमिली का, जो सबसे बड़ा इंसान होगा जो कि बिजनेस कर रहा होगा, उसको बोलते हैं हेड यानी कि कर्ता। क्या बोलते हैं बेटा? कर्ता। और जितने भी सब बाकी मेंबर्स हैं जिनका जो भी हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है बिजनेस की, उसमें इक्वल राइट होता है, वो होता है बेटा बेसिकली हमारे पास को पार्टनर यहाँ पर बन जाते हैं ना। और इसमें भी दो हमारे पास पार्ट होते हैं, एक होता है दया भाग और एक हमारे पास होता है मिताक्षरा, है ना। उसको भी आगे पढ़ेंगे। देखो जी, सबसे पहले तो इसके बारे में समझ लो कि सबसे पहले तो ये लिखा है बेटा सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर जो बिजनेस ओन या कैरिड करा जाता है मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग होता है ना। उसके बाद जो मेंबरशिप है वो जैसे ही आप पैदा हो गए उस फैमिली में आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और 3 जनरेशन, देखो 3 जनरेशन है, दादाजी, उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे। 3 जनरेशन एक साथ मेंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते बिल्कुल। लेकिन ये क्या कहलाएंगे बेटा? ये होंगे हमारे पास कर्ता। और ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे को पार्टनर्स। क्या कहलाएंगे? को पार्टनर्स हमारे पास कहलाएंगे। और इसके 2 पार्ट होते हैं बेटा, दया भागा और मिताक्षरा। इसको भी पढ़ते हैं। देखो जी, दया भागा का मतलब क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं यानी कि को पार्टनर्स, वो मेल भी हो सकते हैं, वो फीमेल भी हो सकते हैं, ये दया भागा में लिखा जाता है। मिताक्षरा में क्या होता है कि ओनली मेन मेंबर्स यानी कि जो पुरुष समाज के लोग हैं, पुरुष वर्ग के लोग हैं, वही बेसिकली हमारे पास यहाँ पर को पार्टनर्स बन सकते हैं। ये बेसिकली सिस्टम कहाँ पे प्रिवेल होता है? सिर्फ वेस्ट बंगाल, असम और कुछ पार्ट्स ऑफ ओडिशा में। ये बेटा बेसिकली सभी ऑल ओवर द इंडिया में प्रिवेल होता है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, असम और सम पार्ट ऑफ ओडिशा। बिल्कुल क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं बेटा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में समझो कि यहाँ पर ना बेसिकली कोई भी आपको एग्रीमेंट नहीं चाहिए मेंबरशिप के लिए। क्यों? क्योंकि आप ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाओगे अगर आपका वहां पर यहाँ पर बर्थ हुआ है। और ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ये कैसे चलता है? ये चलता है बेटा हिंदू सक्सेशन एक्ट की मदद से यानी कि 1956 की मदद से, जहां पर जो हिंदू फैमिली बिजनेस है उसमें लिखा गया है कि कितने मेंबर हमारे पास हो सकते हैं? कम से कम 2 मेंबर तो होंगे, है ना। एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड टू देम, और जो एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी है वो उनको मिल जाएगी। ये बेटा बेसिकली इसका मतलब हो जाता है ना। आगे चलते हैं लायबिलिटी। अब यहाँ पर 2 लोग हैं, एक तो है बेटा कर्ता, एक है मेंबर। जो मेंबर हो गई उसकी जो लायबिलिटी होगी वो होगी लिमिटेड, यानी कि वो जितनी भी एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी में उसका होगा वही तो बेच करके पूरा कर सकता है ना। लेकिन जो करता है उसकी होगी अनलिमिटेड। के बेसिकली लायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर बिजनेस के जो डेट में चला गया, उधार में चला गया, डूब रहा है बिजनेस, तो पहले तो सारे एसेट को बेचना पड़ेगा, जितने बिजनेस के सारे एसेट्स हैं वो भी बेच दिए, तब भी उधार है, तब भी डेट है। तो जो बेटा बेसिकली करता होगा उसकी अनलिमिटेड है, यानी कि उसे खुद से लाना पड़ेगा बिजनेस को बचाने के लिए, उधार चुकाने के लिए, तो अनलिमिटेड है। और जो मेंबर्स की है वो है लिमिटेड। फिर है बेटा कंट्रोल। कंट्रोल किसके हाथ में होगा? कंट्रोल होगा बेटा दादाजी के हाथ में, यानी कि जो हेड ऑफ द फैमिली यानी कि कर्ता होगा, जो मेन इंसान होगा, जो सब चीजें देख रहा होगा, वो कौन होगा? कर्ता। उसी का बेटा फुल कंट्रोल होगा सब चीजों में, सारे डिसीजन उन्हीं के होंगे, पूछकर ही आप उनसे सब चीजें कर पाओगे। और वो काम करते हैं बाइंडिंग, यानी कि एक ऐसा मेंबर होता है ना जो सब मेंबर्स को, यानी कि एक ऐसा हेड है जो सब जितने भी मेंबर्स है सबको जोड़ करके रखता है। जब तक वो हैं तब तक वो सब अपना प्रॉपर तरीके से काम कर रहे होते हैं ना। ये इसके अंदर हमारे पास आ जाता है। फिर है बेटा माइनर मेंबर्स। माइनर मेंबर्स का मतलब होता है कि छोटे मेंबर। जैसे आपका बेटा जन्म हुआ, अब आप माइनर मेंबर कहलाओगे। मेंबर तो हो लेकिन कैसे हो? माइनर मेंबर
हो जाते हैं ना। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक इंडिविजुअल जो कि बिजनेस में आ जाता है ड्यू टू बर्थ इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो होता है बेटा माइनर मेंबर। फिर आ जाता है कॉन्टिन्यूटी। बेटा अगर हमारे पास डेथ हो गई कर्ता की, जो हेड था उसकी डेथ हो गई, तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा, बिजनेस पे ताला लग जाएगा? नहीं बेटा, न्यू एल्डेस्ट मेंबर उसके बाद जो भी पोजीशन को लेगा, यानी कि उसके बाद जो भी हमारे पास होगा, जैसे कि दादाजी की डेथ हो गई तो उसके बाद जो उनका बड़ा बेटा होगा वो बिजनेस चलाएगा, है ना। ये बेसिकली यानी कि बिजनेस भी चलाएगा और कर्ता भी बन जाएगा, है ना। म्यूचुअल कंसेंट भी होनी चाहिए, बाकी सबकी ऐसा नहीं है कि सब उससे चढ़ते हो तो नहीं बन पाएगा, है ना। तो म्यूचुअल कंसेंट के साथ जिसको भी वो करना चाहे, हेड ऑफ द फैमिली यानी कि कर्ता बनाना चाहे तो बना सकते हैं। फिर है बेटा मेरिट्स ऑफ आ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसमें सबसे पहले है बेटा इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल का मतलब क्या है कि बेटा जो करता है ना, सारी डिसीजन मेकिंग, एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग, सब डिसीजंस लेंगे वो कौन लेंगे? करता लेंगे। और वो डिसीजन मेकिंग में कोई भी बेटा बेसिकली यहाँ पर इंटरफेयर भी नहीं करता, तो इससे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि सब चीज़ें करता के हाथ में ही है, उसको डिसाइड करना है क्या नहीं करना। और ये प्रॉम्प्ट और फ्लेक्सिबल भी हो जाता है। प्रॉम्प्ट का मतलब है इमीडिएट डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन लेना है। अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस है तो बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं उनसे कंसल्ट करके करेंगे हम काम। लेकिन अगर आपने हेड बना दिया, कर्ता बना दिया, तो कर्ता का काम यही है बेटा, एकदम जो भी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो भी उसको आता है उसके बेसिस पे एकदम से डिसीजन लेना जो भी बिजनेस के लिए सही होगा। और उसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, है ना। अगर चेंजेस यहाँ पर इसलिए हो सकते हैं क्योंकि बाकियों से नहीं पूछना, मेरा ही डिसीजन है, मैं उसमें चेंज भी कर सकता हूँ बेटा। चलो जी आगे चलें। आगे है कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस के, इसमें वही पॉइंट आ जाता है कि बेसिकली जो हमारा करता है, जो हेड है, उसकी डेथ हो गई, कुछ भी ऐसा कारण हो गया, तो जो भी अपना उसके बाद वाला होगा वो हमारे पास बिजनेस को कंटिन्यू कर लेगा। तो कंटिन्यू होता रहता है, चलता रहता है, रुकता नहीं है ना। ऑपरेशंस आर नॉट टर्मिनेटेड, खत्म नहीं होते हैं, कंटिन्यू रहता है बिजनेस का, इज नॉट थ्रेटन्ड, है ना। फिर है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। दो चीजें है बेटा, यहाँ पर मेंबर है और हमारे पास यहाँ पर करता है। करता हेड होता है, उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड है, और जो मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी क्या होती है? उनकी होती है बेटा लिमिटेड टू देयर शेयर इन द बिजनेस, है ना। उसके बाद लिखा गया है लास्ट पॉइंट, इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। बेटा देखो जो बिजनेस है, सिंस द बिजनेस इज रन बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, वो मेंबर्स ऑफ द फैमिली कर रहे हैं, तो ग्रेटर सेंस होगी, लॉयल्टी तो होगी, है ना। तो जो भी हमारे फैमिली वाले हैं, क्योंकि इसमें बाहर वाला कोई नहीं है, हमारी फैमिली के मेंबर्स ही हैं, तो हमें पता होता है सब कैसे है, तो कहीं ना कहीं वो लॉयल तो होंगे ही होंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ? उसके बाद लिखा गया है कि उनकी जो ग्रोथ होती है बिजनेस की, वो किस तरीके से लिंक्ड होती है? अचीवमेंट ऑफ द फैमिली, कि अगर फैमिली में अचीवमेंट्स हो रहे हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारा जो बिजनेस है वो आगे बढ़ेगा, है ना। ये इसके अंदर हमारे पास आ जाता है। फिर है कुछ डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में बेटा सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा है लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हमारे पास क्या होता है कि सब जितने फैमिली मेंबर्स है वो ये, बाहर वाला तो कोई नहीं है ना। अगर पैसे की जरूरत हुई तो उन्हीं का पैसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसा भी वो कौन सा होगा? एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी, या फिर वही होगा ना, एंसेस्ट्रियल का मतलब पूर्वजों वाली, है ना। तो लिमिटेड ही कैपिटल हमारे पास यहाँ पर होती है, और इससे हम एक्सपेंशन भी नहीं कर सकते बेटा। देखो अगर एक्सपेंड करना है तो पैसा तो चाहिए, फंड्स तो चाहिए, वो कहाँ से लेकर के आएंगे, है ना। आगे चलते हैं। आगे है बेटा डोमिनेंस ऑफ द कर्ता, कि जो बेटा बेसिकली करता होता है वो इंडिविजुअली सब कुछ मैनेज करता है ना। तो कई बार ना ये मेंबर्स को बेटा एक्सेप्टेबल नहीं होता, आपसी रंजिश यानी कि दुश्मनी भी हो जाती है। मेंबर्स ही आपस में उससे खुश नहीं है कि सारे डिसीजन यही लेते हैं, हमारे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो सब उसके हाथ में है ना, भले ही वो मेंबर्स हो, है ना। तो ये इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, ब्रेक डाउन भी हो जाता है फैमिली यूनिट में, लड़ाई झगड़े काफ़ी ज़्यादा हमारे पास देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस केस में बेटा जितने मेंबर्स हैं फिर वो क्या करेंगे? वो कर्ता बनने की कोशिश करेंगे, अपने कर्ता को, अपने जो दादाजी हैं उनको रास्ते से हटा देंगे। ऐसा भी हो जाता है कि जो भी मतलब कर्ता होगा उसको हटा देते हैं रास्ते से कि मैं बनूंगा कर्ता, है ना। ये इसके अंदर हमारे पास आ जाता है। फिर है बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कर्ता, कि जो भी कर्ता की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, उसके लिए उसे अपने पर्सनल जितनी भी सब चीज़ें एसेट्स है वो बेचने पड़ेंगे, पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी बिजनेस के डेट्स देने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ यानी कि उसकी डिसीजन मेकिंग में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सफ़र भी तो करना पड़ेगा ना डिसएडवांटेज के, अपनी जितने भी सब उधार चुकाने के लिए मुझे अपने सारे के सारे देने पड़ रहे हैं। फिर है बेटा लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, के जो हमारा करता है वो एक्सपर्ट नहीं होता एरिया ऑफ द मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट अलग चीज़ है, मैनेजमेंट तो एक अलग चीज़ है ना, उसके लिए तो प्रोफेशनल इंसान चाहिए, लेकिन यहाँ पर कौन है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो हेड है वही सब चीज़ें हमारे पास कर रहा होगा, तो उसके कुछ ना कुछ बेकार डिसीजंस हमारे पास हो सकते हैं। अगर हुए तो उससे पुअर प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
ठीक है जी, ये बेसिकली इसके पॉइंट आ जाता है। फिर है बेटा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब बता सकते हो ये थर्ड नंबर पे होता है। अभी तक हमने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा, ज्वाइंट हिंदू फैमिली पढ़ लिया, अब है बेटा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब है पहले तो एक इंसान होता था, यानी कि मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मैं फैमिली मेंबर्स और सब चीज़ें हैं मेरे बाद वो ही बन रहे हैं, है ना, कर्ता बन रहे हैं, हेड ऑफ द फैमिली बन रहे हैं, तो जॉइंट हिंदू फैमिली में बिजनेस ये हो जाता है बेटा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब है कि दो लोग मिलकर के, वो एक दूसरे के रिश्तेदार या फैमिली मेंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, बाहर वाला इंसान भी हो सकता है, मिल करके बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आपने बिजनेस देखे होंगे जहां पर बेसिकली मिलजुल करके बिजनेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा एक्ट, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि यहां पर लिखा भी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसको नोटबुक में बेटा आप नहीं लिख के आओगे, एग्जाम में लिख के आओगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको, गारंटीड है ना। इसका मतलब क्या होता है, रिलेशन होता है बेटा बिटवीन पार्टनर्स, यानी कि बिटवीन पर्संस के बीच का एक रिलेशन है, जो कि बेटा बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एग्री हुए हैं अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट को, अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। पहले जो प्रॉफिट था वो एक इंसान का होता था, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर दो पार्टनर है तो प्रॉफिट भी दो में बटेगा, लॉस भी दो में बटेगा, है ना। कैरीड ऑन बाय ऑल, कि वो सब भी कर सकते हैं और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल भी कर सकते हैं। ये बेसिकली इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि आपको करनी है ना। फिर आगे चलते हैं बेटा, सबसे पहला है फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। देखो जैसे अभी 3 लिखे हैं, फॉर्मुलेशन, लायबिलिटी और रिस्क बेयरिंग, और भी है, इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है बेटा फॉर्मुलेशन। देखो जो पार्टनरशिप होता है ना, रिजल्ट होता है एग्रीमेंट बिटवीन जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, जिसमें लिखा होता है प्रॉफिट्स कैसे बटेंगे, लॉसेस कैसे बटेंगे, ये सब चीजें इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर लिखी होती है। अब इसके बाद आ जाता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बेटा जो एग्रीमेंट होता है ना, यहाँ पर कहा जाता है कि वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कैसा भी हो, लेकिन ये कहा जाएगा, ये मतलब होता है कि रिटर्न रखो उन सब चीज़ों को। अगर वो लिखित में हो, लिखा हुआ हो कि कौन किस रेशो में करने वाला है, किसने कितना पैसा लगाया, तो आगे चल के करना लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट्स, ये सब चीज़ें नहीं होती, आप उनसे बच जाते हो। अगर ओरली है, 3 लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, उन तीनों ने ओरली एक जगह बैठ करके डिसाइड कर लिया भाई अपने आप से ही कि ओरली बातचीत करके कर लिया, अब आगे चल के लड़ाई झगड़ा हो गया, क्योंकि इंसान है, नेचर बदल जाता है, बातें बदल जाती है ना, लेकिन लिखा हुआ होगा वो चीज़ कहीं ना कहीं नहीं बदलती, उस पर सबके साइन वगैरह भी होंगे, है ना। ये हमारे पास इसके अंदर आ जाता है। देखो लिखा है एग्रीमेंट है बिटवीन 2 और मोर पार्टनर्स कि कैसे वो बिजनेस कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट और लॉसेस रहेगा। रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, है ना, और ये जरूरी नहीं है कि वो रिटर्न ही हो, वो ओरल भी हो सकता है, लेकिन बेटा हम ज्यादा जो है ओरल को प्रेफरेंस नहीं देते, रिटर्न को देते हैं। क्यों? ताकि वो डिस्प्यूट्स ना हो पाए, है ना। आगे चलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी बेटा यहाँ पर अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का सीधा सीधा सा फंडा या मतलब है कि जितने भी पर्सनल एसेट्स हैं, जितना भी फर्म का बिजनेस का उधार होगा, डेट्स होंगे, वो फर्म के एसेट देने के बाद, वो सब निकालने के बाद पर्सनल एसेट भी देने पड़े तो देने पड़ेंगे। यहाँ पर अनलिमिटेड का मतलब ये है कि डेट्स को चुकाने के लिए वो ज्वाइंटली भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, है ना, फर्म का डेट चुकाने के लिए, क्योंकि फर्म उन्हीं की है। फिर उसके बाद है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग का मतलब क्या है बेटा, देखो अब तक हम जो पढ़ते आए थे उसमें जो प्रॉफिट होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट भी उसी इंसान का, रिस्क भी वही बियर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो भी सब पार्टनर्स में बटेगा और जो लॉस होगा वो भी सब पार्टनर्स में बटेगा, एक रेशो के अंदर। ये इसके अंदर हमारे पास आ जाता है ना जी। फिर है बेटा फीचर्स। फीचर्स का नेक्स्ट आ जाता है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। जो भी बेटा डिसीजन मेकिंग होगी वो कैसे होगी, म्यूचुअल कंसेंट के साथ होगी, है ना, कि ऐसा हो सकता है कि आपको डिसीजन लेना है तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का एक इसमें फिर ड्रॉबैक भी आ जाएगा कि कहीं ना कहीं डिले भी हो जाता है, क्योंकि मुझे कोई डिसीजन लेना है फॉर्म के लिए तो मैं फटाफट से ले सकता हूँ, मुझे पता है क्या सही है, लेकिन मेरे पार्टनर्स भी हैं, मुझे उनसे कंसेंट भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसीजन मेकिंग में, सबकी कंट्रोल भी होगा। फिर है कॉन्टिन्यूटी के बेटा बिजनेस अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई, वो रिटायर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं बेटा, बिजनेस तो बंद नहीं होगा, लेकिन एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा, एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा और बिजनेस हमारा चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूटी होती रहेगी। फिर है बेटा नंबर ऑफ पार्टनर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेटा कि नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 50 यहाँ पर हो सकते हैं। देखो ये लिखा हुआ है कि बेटा मिनिमम हमारे पास कितने पार्टनर हो सकते हैं, मिनिमम हमारे पास 2 हैं और मैक्सिमम शुड नॉट एक्सीड 50। आगे चलो, म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब यह है कि हर एक पार्टनर को बेटा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कंडक्ट इन द अफेयर ऑफ द बिजनेस, के बेटा बेसिक की जितनी भी एक्टिविटीज होती है बिजनेस की, उसमें सबको म्यूचुअली हमारे पास यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंडक्ट करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद आगे चलते हैं बेटा मेरिट्स। मेरिट्स है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। बताओ जी, पार्टनरशिप को स्टार्ट करना, पार्टनरशिप को बंद करना, पार्टनरशिप के बिजनेस को स्टार्ट करना है, बंद करना आसान है या मुश्किल है? बहुत बेटा आसान है। क्यों है? एग्रीमेंट लगाओ,
बिजनेस शुरू करो, बंद करना है तो बंद हो जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंपलसरी नहीं होता। फिर है बेटा बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, कि जो भी हमारी डिसीजन मेकिंग है वो कहीं ना कहीं बैलेंस चलती रहती है, सभी का उसमें पार्टिसिपेशन होता रहता है। ऐसा ना लगे कि किसी को कि मेरा इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। और इसमें बेटा स्पेशलाइजेशन भी होता है कि अगर बेसिकली 3 लोग हैं, एक का किसी में स्पेशलाइजेशन होगा, दूसरे का किसी फील्ड में होगा, तीसरे का किसी फील्ड में होगा। अगर मैं एक ही इंसान काम कर रहा हूं तो मैं किस किस सब चीज़ों में स्पेशलाइजेशन ला सकता हूं। 3 लोग हैं तो सबका अपना अपना स्पेशलाइजेशन होगा, वो हम यहाँ पर लगाएंगे तो बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पर जा सकता है बेटा हमारा, है ना। सब अपने अपने फील्ड्स में एक्सपर्ट होते हैं। फिर है मोर फंड्स, ये वहां पर भी होता है बेटा जहां पर पैसे की ज्यादा रिक्वायरमेंट हो। हम 2 लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, हम एक इंसान को और भी लेकर के आएंगे। अगर मैं इंडिविजुअली इंसान काम कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ग्रो करना है, एक अच्छे लेवल पे ले जाना है, तो पैसे की जरूरत है। पैसा मेरे पास है नहीं, तो एक इंसान को लेकर के आऊंगा जो पैसा लगा देगा, मिलकर के बिजनेस कर लेंगे। ये बेसिकली इसके अंदर हो जाता है। क्लियर है जी। चलो जी, कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अ नंबर ऑफ पार्टनर्स, कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो पैसा लेकर के आएंगे। अभी अगर मैं इंडिविजुअल करता तो मुझे ही पैसा लगाना पड़ता, 3 लोग 4 लोग 5 लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं तो ज्यादा पैसा बिजनेस के अंदर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल, यही भी इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर लिखा है। फिर है बेटा 4th पॉइंट, शेयरिंग ऑफ रिस्क, के बेटा बेसिकली जो रिस्क है वो भी शेयर करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट बटेगा तब तो एक पार्टनर कह रहा है, सब पार्टनर कह रहे हैं कि भाई प्रॉफिट चाहिए प्रॉफिट चाहिए, अब बारी आई रिस्क की, रिस्क में सब पीछे हट गए, ऐसा तो नहीं होगा बेटा। रिस्क भी शेयर होगा उसी तरीके से जैसे यहाँ पर प्रॉफिट हमारे पास शेयर हुआ है, जिससे ना बर्डन स्ट्रेस इंडिविजुअल पार्टनर का कहीं ना कहीं कम हो जाता है कि बेटा हम सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि एक इंसान सारे के सारे रिस्क बेयर करे। नहीं, ऐसा नहीं होता। उनका जितना भी रिड्यूस, मतलब मिलजुल के कर रहे हैं बिजनेस, बढ़ेगा बिजनेस तब भी हमारा ही अच्छा लेवल पे चल रहा है, कम होगा तब भी मिलजुल के उसको कर लेंगे। एनजाइटी हमारे पास यहाँ पर कम होगी, हमारे पास स्ट्रेस कम हो जाएगा, किसी भी इंडिविजुअल पे, एक इंसान पे बर्डन नहीं आएगा। फिर है बेटा सिक्रेसी। सिक्रेसी का मतलब हो जाता है इट इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड कि आप पब्लिश करो अपने अकाउंट्स और सबमिट करो रिपोर्ट्स। जरूरी नहीं है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिश करो और उनको सबमिट करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप कॉन्फिडेंशियल भी रख सकते हो, सीक्रेट भी रख सकते हो, ठीक है जी। फिर हमारे पास आ जाता है बेटा डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें बेटा सबसे पहले आ जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का अभी तो बेटा हमने मतलब पढ़ा है कि फर्म के जितने भी डेट्स हैं, एसेट्स बेचने के बाद, फर्म के एसेट्स देने के बाद बचते हैं, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि जो पार्टनर्स हैं उनकी जितनी भी प्राइवेट यानी कि पर्सनल सब चीज़ें हैं वो हमारे पास बेचनी पड़ेंगी, तभी वो चीज़ यानी कि उधार पूरा हो पाएगा। तो ये इसका ड्रॉबैक यानी कि लिमिटेशन भी हो जाती है। फिर है बेटा लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, के बिजनेस तो हमारा चल रहा है, हमने पढ़ा कि बिजनेस तो कम नहीं होगा, लेकिन जो एग्रीमेंट था वो तो खत्म हो गया, अब नया एग्रीमेंट दोबारा से बनाना पड़ेगा, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, तो इसका ये कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पर लैक पॉइंट बन जाता है। रिमेनिंग पार्टनर्स को नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा कंटिन्यू करने के लिए अपना बिजनेस। बिजनेस नहीं बंद होगा लेकिन एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। लिमिटेड रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या है कि बेटा यहाँ पर ना रेस्ट्रिक्शंस आ गए नंबर ऑफ पार्टनर्स को, आपने देखा होगा मिनिमम मैक्सिमम आ गया, नहीं आ गया कि इतना ही रख सकते हैं, तो इससे हमारी जो रिसोर्सेज पे है उन पे भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। कैसे कि बेटा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ना वो उतनी सफिशिएंट नहीं हो पाएगी अगर हमें लार्ज स्केल बिजनेस पे जाना है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, और पार्टनर्स भी हम रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर तो बेटा लिमिटेशंस लग गई है ना, रेस्ट्रिक्शंस लग गई। फिर है हमारे पास लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, इसका मतलब यह है कि बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है कि फाइनेंशियली आप अपनी रिपोर्ट्स जो है उनको तो पब्लिक नहीं कर रहे, है ना, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक तक नहीं पहुँच पा रही है। उसके बाद डिफिकल्ट हो जाता है मेंबर ऑफ द पब्लिक को असर्टेन करना ट्रू फाइनेंशियल, अपनी जो भी हमारा स्टेटस है, जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसे पता लग पाएगी, पब्लिक को नहीं पता लग पाएगी। तो इससे जो कॉन्फिडेंस होता है ना पब्लिक में, कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक इन पार्टनरशिप फर्म इज जनरली लो, वो कहीं ना कहीं लो हो जाता है। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कुछ पॉइंट्स थे। आई होप आपको पार्टनरशिप के फीचर्स, मतलब मेरिट्स डीमेरिट्स बहुत अच्छे से बेटा क्लियर हुए होंगे। इसके बाद पार्टनरशिप अभी यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता, इसके और भी हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं, और भी सब चीज़ें हैं, पार्टनरशिप डीड है, वो भी हम आगे आने वाली वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये बेटा मेरी डिटेल्स लिखी हुई है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है BST से रिलेटेड या कॉमर्स में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।